नमस्कार दोस्तों, एमपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए पीवाईक्यू सीरीज में आज हमारी ये 7वें नंबर की क्लास है। और दोस्तों इस सीरीज के अंतर्गत हम एमपी जीके और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपका विगत वर्षों में लगातार एमपी पुलिस के एग्जाम में पूछे गए। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मध्य प्रदेश की मैकाल पर्वतमाला किस बड़ी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। अब बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है आपके सामने कि जो मैकल पर्वत है ये किस पर्वतमाला के अंतर्गत आता है। तो आप सभी जानते हो दोस्तों कि जो सतपुड़ा पर्वतमाला है, इस सतपुड़ा पर्वतमाला के अंतर्गत आपका क्या आता है, तो मैकल पर्वत आता है। इस सतपुड़ा पर्वतमाला के 3 भाग आपको याद रखना है दोस्तों। पहला भाग आपको याद रखना है जिसका नाम है राजपीपला, और ये जो राजपीपला भाग है ना दोस्तों, ये सबसे पश्चिमी भाग है। राजपीपला के बाद में दोस्तों इसी का एक भाग आता है जिसका नाम है महादेव। क्या आता है, तो राजपीपला के बाद में महादेव आता है, और महादेव के बाद में फिर सबसे पूर्व में आता है आपका मैकाल। तो ये 3 भाग आपको सतपुड़ा पर्वतमाला के याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो आपको बताना है चूलगिरी। कौन सी है, चूलगिरी। उसके बाद में महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है धूपगढ़, और धूपगढ़ मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। और मैकल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है अमरकंटक। तो ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएगा। तो राजपीपला, महादेव और मैकाल ये सब किसके अंतर्गत आती है, तो सतपुड़ा पर्वतमाला के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में नोरता उत्सव जो कि बुंदेलखंड में अविवाहित कन्याओं द्वारा मनाया जाने वाला है, इसके दौरान घर से बाहर कौन सी पारंपरिक सजावट की जाती है। पहली चीज तो आपको ये याद रखना है कि जो नोरता उत्सव है ना, ये कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो ये बुंदेलखंड में मनाया जाता है। और कौन मनाता है, तो अविवाहित कन्याओं के द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है। और ये अविवाहित कन्या क्या करती है, तो घर से बाहर कुछ सजावट करती है। और ये सजावट कैसी होती है, तो ये सजावट में मिट्टी और गोबर से लीप कर चूना और गेरू के रंगों से रंगोली या कुछ जटिल आकृति बनाती है। मतलब क्या करती है ये, तो जो लड़कियां रहती है ना अविवाहित, वो क्या करती है, तो जो स्थान होता है ना उसको गोबर या मिट्टी से लीप देती है। और उसके बाद में आपने देखा होगा गांव में चूना और गेरू से नई नई आकृति बनाई जाती है। तो ये आकृति इनके द्वारा बनाई जाती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोरता उत्सव कहाँ का है, बुंदेलखंड का। अब एक आपको नृत्य याद रखना है दोस्तों, कौन सा, तो नृत्य आपको याद रखना है राई। और ये राय नृत्य कहाँ होता है, तो बुंदेलखंड में होता है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट त्योहार और नृत्य आते हैं जिनका नाम है, एक का आता है राई के बाद में बधाई, उसके बाद में एक आपको याद रखना है सेरा, एक आपको याद रखना है दोस्तों ठिमराई। ठिमराई ये कुछ नृत्य और कुछ आप कह सकते हो त्योहार है जो कि कहाँ होते हैं, तो बुंदेलखंड में होते हैं। कहाँ होते हैं, तो बुंदेलखंड के त्योहार और उत्सव और नृत्य है राई, बधाई, सेरा, ठिमराई, और एक नाम आपको ऊपर दे रखा है जिसका नाम है नोरता। तो ये सारे के सारे किससे संबंधित है, तो बुंदेलखंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कर्मा शैली या सेला नृत्य मुख्य रूप से किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 नृत्य, एक तो आपका कर्मा और एक आपका सेला। तो ये जो दोनों के दोनों नृत्य है ना, इनका संबंध किससे दोस्तों, तो गोंड जनजाति और बेगा जनजाति से इनका संबंध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैंने आपसे कहा था कि कुछ नृत्य ऐसे होते हैं जो 2 जनजातियों में भी मिलते जुलते रहते हैं, तो उसी प्रकार से ये नृत्य के आपको नाम दिए गए। अब दोस्तों एक चीज आपको याद रखना है, एक जनजाति का नाम आया जिसका नाम क्या है, बेगा जनजाति। अगर आपसे दोस्तों कि बेगा जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है ये मंडला और बालाघाट वाले क्षेत्र में पाई जाती है। मंडला और बालाघाट वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और एक चीज और इनके बारे में याद रखना है दोस्तों कि जो बेगा जनजाति है ना, ये आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है ना, इस कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में क्या करती है, तो जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको गाइड का काम करती है। तो अगर आपसे पूछे कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में गाइड का काम कौन सी जनजाति करती है, तो ये बेगा जनजाति करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। और उसके बाद में एक जनजाति का नाम आया दोस्तों यहाँ पर गोंड। तो अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति आपकी कौन सी हो जाती है, तो गोंड जनजाति हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पंडित कुमार गंधर्व साहब जिनका वास्तविक नाम शिवपुत्र सिद्धरमैया कोमकाली है, ये इंपोर्टेंट नाम है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पंडित कुमार गंधर्व साहब जो है इनका वास्तविक नाम क्या है, तो इनका वास्तविक नाम है शिवपुत्र सिद्धरमैया कोमकाली, जो कि देवास में बस गए थे। मुख्य रूप से किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। ये जो
पंडित कुमार गंधर्व साहब है ना, इनका सीधा सीधा संबंध आपको याद रखना है गायन से या फिर संगीत से, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्या करते थे, तो ये गायन या संगीत करते थे, और कैसे, तो कबीर के निर्गुणी भजन ये गाते थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कि कुमार गंधर्व का संबंध किस जिले से है, तो इनका संबंध देवास जिले से। अगर आपसे पूछे कि ये किस क्षेत्र से आते थे, तो गायन या संगीत से आते थे। बस ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे हम IIT कहते हैं, ये इंदौर के सिमरोल में स्थित है। अब ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया कि जो मध्य प्रदेश के इंदौर में IIT है वो किस स्थान पर है, तो इंदौर के सिमरोल नामक स्थान पर है। ठीक है, और इसकी जो आधारशिला है दोस्तों, ये सन 2009 में तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने रखी है। तो उनका नाम क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 2009 में अगर आपसे पूछे कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे, तो इनका नाम आपको याद रखना है श्री अर्जुन सिंह। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो श्री अर्जुन सिंह जी ने IIT इंदौर 2009 में क्या रखी, तो इसकी आधारशिला रखी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध केन नदी की मुख्य सहायक नदी नहीं है। अगर आपने नदियां अच्छे से पढ़ी होगी तो मैंने आपको ये बताया दोस्तों कि जो केन नदी है ना, इस केन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो केन नदी का उद्गम होता है एक पहाड़ी है जिसका नाम है कैमूर पहाड़ी। और कैमूर पहाड़ी कहाँ आती है, तो कैमूर पहाड़ी आती है कटनी में। तो कैमूर पहाड़ी कटनी से केन नदी का उद्गम होता है, और कटनी से चलते हुए दोस्तों ये कहाँ पर, यूपी में प्रवेश करती है। और यूपी में एक नदी है जिसका नाम है यमुना नदी, और इस यमुना नदी में इसका समापन हो जाता है, किसका, केन नदी का। तो इसका उद्गम भी आपको याद रखना है और इसका समापन भी आपको याद रखना है। दोस्तों ये जो केन नदी है ना, इस केन नदी को सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे सुंदर नदी का दर्जा कौन सी नदी को दिया गया, तो केन नदी को दिया गया है। अब आपसे पूछा है कि इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो देखो आपको बता देता हूं, एक तो बीना हो गई, एक धसान हो गया, और एक हलाली हो गया। ये तीनों की तीनों जो नदियां है ना दोस्तों, बीना, धसान और हलाली, ये किसकी सहायक नदी है, तो ये बेतवा की सहायक नदी है। और अगर ये तीनों बेतवा की सहायक नदी है, तो ऑप्शन में सिर्फ अपने पास एक नदी बची है जिसका नाम है सोनार नदी। तो सोनार किसकी सहायक नदी होगी, तो ये केन नदी की सहायक नदी होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो अगर आपने चीजों को अच्छे से पढ़ा हो तो आप ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हो। भाई अपन ने बीना, धसान, हलाली, बेतवा की सहायक नदी है तो इनको हटा दिया, बची अपने पास एक नदी सोनार नदी, तो वही अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो महादेव पर्वत श्रेणी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 1350 है। अभी मैंने सतपुड़ा पर्वतमाला पढ़ाया था, उसमें 3 भाग थे और एक भाग था आपका महादेव पर्वत श्रेणी। और इसी महादेव पर्वत श्रेणी में एक चोटी पढ़ाई थी जिसका नाम है धूपगढ़ की चोटी। और दोस्तों ये जो धूपगढ़ की चोटी है ना, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, और ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ की चोटी है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर है, जो कि महादेव श्रेणी में आती है। ठीक है, अब देखो अपन यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, एक बार में सारी चोटियों को याद कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछे ना कि जो मध्य भारत का पठार है, इस मध्य भारत के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको बताना है कि भाई मध्य भारत के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है टोंगरा की चोटी। और दोस्तों ये कहाँ पाई जाती है, तो ये श्योपुर में स्थित है टोंगरा की चोटी। तो अगर आपसे पूछे कि भाई मध्य भारत के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको बताना है टोंगरा की चोटी। फिर दोस्तों आपसे पूछेगा कि भाई बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बुंदेलखंड के पठार की चोटी आपको बताना है जिसका नाम है सिद्ध बाबा की चोटी। कौन सी है, सिद्ध बाबा की चोटी। और इसकी ऊंचाई आपको बताना है 1172 मीटर, 1172 मीटर। और ये कहां पर है दोस्तों, तो ये दतिया में है। सिद्ध बाबा की चोटी कहां पर है, दतिया में है, ऊंचाई ये 1172 मीटर। फिर आपसे पूछेगा कि भाई जो आपका मालवा का पठार है, इस मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको बताना है दोस्तों सिगार है। और सिगार की ऊंचाई कितना है, तो 881 मीटर है दोस्तों, 881 मीटर है। और ये कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना है ये मऊ में पाई जाती है। तो सिगार कहाँ पर है, मऊ में। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि जो रीवा पन्ना का पठार है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको बताना है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है सद्भावना। और सद्भावना का एक और नाम है दोस्तों, इसे कहा जाता है गुडविल। क्या कहा जाता है, तो सद्भावना चोटी को ही कहा जाता है गुडविल। और इसकी ऊंचाई है 752 मीटर। और ये कहाँ पर आती है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है दमोह में आती है। सद्भावना की चोटी कहाँ आती है, दमोह में आती है। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि जो सतपुड़ा पर्वत है, इस सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों धूपगढ़ की चोटी।
और धूपगढ़ की जो चोटी है ना दोस्तों, इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। और ये कहाँ आती है दोस्तों, तो ये पंचमढ़ी के पास में आती है। पंचमढ़ी के पास में, या अपन कह सकते हैं नर्मदापुरम जिले में आती है, नर्मदापुरम जिले में आती है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चोटियां है आपके सामने, इन सब के नाम आपको याद रखना है, उन सब की ऊंचाई याद रखना है। देखो जिन जिन की ऊंचाई इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको लिखवा दी और ये आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। और इसी के बीच में आपका दोस्तों एक यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी भी आती है, आपने देखा होगा नर्मदा सोन घाटी, ये बीच में आपका यहाँ से बहती हुई है। तो ये सारा मैप आपके सामने, चीजें मैंने आपको सारी लिखवा दी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, जहां से नर्मदा, सोन और जोहिला प्रसिद्ध नदियां निकलती है। अब देखो मैंने आपसे ये कहा था दोस्तों कि जो सतपुड़ा पर्वतमाला है ना, वो 3 भाग में बटा हुआ है। पहला भाग है जिसका नाम है राजपीपला, दूसरा भाग है आपका महादेव, और तीसरा भाग है दोस्तों जिसका नाम क्या है, मैकाल। तो दोस्तों ये जो मैकाल पर्वत है ना, इस मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोस्तों अमरकंटक की चोटी, अमरकंटक की चोटी। और अमरकंटक की जो चोटी है ना दोस्तों, इससे 3 नदियों का उद्गम हुआ है। एक नदी का नाम है नर्मदा, एक नदी का नाम है दोस्तों सोन, और एक नदी का नाम है दोस्तों जोहिला। कौन सी है, जोहिला। तो नर्मदा, सोन और जोहिला 3 नदियां कहां से निकलती है, तो ये अमरकंटक की चोटी से निकलती है, जो कि मैकाल पर्वत के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि कश्मीर के प्राचीन इतिहास के बारे में विस्तृत विवरण देने वाली पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है। अब दोस्तों ये जो राजतरंगिणी बुक है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि बहुत सारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि राजतरंगिणी बुक किसकी है। तो याद रखना है दोस्तों, ये कल्हण की है। किसकी है, तो कल्हण की है। कल्हड़ भी कहा जाता है, लेकिन कल्हण कर लो इसमें, कल्हण, कल्हण की बुक है दोस्तों राजतरंगिणी। और अगर आपसे पूछे कि कल्हण की बुक राजतरंगिणी में किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो इसके में आपको कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है राजतरंगिणी में। तो इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है। अब आपने देखा होगा कि बुक से आपके लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो अगर आपसे पूछे कि कौटिल्य की बुक का नाम क्या है, तो आप सभी जानते हो कि कौटिल्य की बुक का नाम है अर्थशास्त्र, और कौटिल्य को अपन चाणक्य कहते थे। भरत मुनि की बुक का नाम क्या है, तो भरत मुनि की बुक का नाम मैं आपको देखो भरत मुनि की जो बुक है, भरत मुनि की बुक का नाम क्या है, तो इनकी बुक का नाम है नाट्यशास्त्र। क्या नाम है, नाट्यशास्त्र। और भरत मुनि ने जो नाट्यशास्त्र लिखा है ना दोस्तों, इसमें जो आपके शास्त्रीय नृत्य है ना, शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में किसकी जानकारी मिलती है, तो शास्त्रीय नृत्य की जानकारी मिलती है। और इसी नाट्यशास्त्र को दोस्तों पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। कौन सा वेद कहा गया, तो पंचम वेद कहा गया है नाट्य शास्त्र को, जो कि भरत मुनि के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब देखो कुछ बुक आपको याद करनी है। जैसे अगर आपसे पूछे अर्थशास्त्र किसकी बुक है, तो चाणक्य की बुक है, या इन्हीं को कौटिल्य कहा जाता है, या इन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त। एक आपसे पूछेगा इंडिका किसकी बुक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है दोस्तों मेगस्थनीज की बुक है। और ये जो मेगस्थनीज है ना, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है इंडिका और अर्थशास्त्र, क्योंकि ये दोनों ही बुक है ना मौर्य टाइम की है। उसके बाद में राजतरंगिणी अपन ने देख लिए, कण्हन की बुक है और कश्मीर का इतिहास इसमें दे गया। उसके बाद में मुद्रा राक्षस मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। मुद्रा राक्षस किसकी बुक है, तो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। उसके बाद में महाभाष्य इंपोर्टेंट है, पतंजलि की बुक है। अष्टाध्यायी किसकी है, तो ये पाणिनि की है। सारी बुकें इंपोर्टेंट है। हर्ष चरित्र किसकी है, तो बाण भट्ट की है। उसके बाद में कादम्बरी किसकी है, तो ये भी बाण भट्ट की है। और पृथ्वीराज रासो, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का वर्णन है, तो ये किसने लिखी, तो चंद्र बरदाई ने लिखी है। मोस्ट इंपोर्टेंट किताब है, सारी की सारी आपकी एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश के संस्थापक खिज्र खान थे। अब आपको ये बताना है कि भैया जो दिल्ली सल्तनत था ना, उसमें जो खिज्र खान थे, इन्होंने कौन से वंश की स्थापना की थी, तो याद रखना है इन्होंने वंश की स्थापना की थी जिसका नाम है सैयद वंश। क्या नाम है, तो सैयद वंश आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, तो खिज्र खां के द्वारा की गई थी। अब सारे के सारे दिल्ली सल्तनत के पहली चीज तो आपको याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश आए, कहां पर, तो दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश आए दोस्तों, उनका सीक्वेंस आपको याद रखना है। पहला वंश आता है गुलाम वंश,
गुलाम वंश के बाद में दूसरा वंश आया था खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद में आया था आपका तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद में आया था दोस्तों सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद में आया था कौन सा, लोधी वंश। तो ये जो सीक्वेंस है ना पांचों वंश का, पहला तो सीक्वेंस आपको याद रखना है। फिर आपसे पूछेगा कि भाई गुलाम वंश की स्थापना किसने की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई है। खिलजी वंश की स्थापना किसने की, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की गई है। उसके बाद में तुगलक वंश की स्थापना किसने की, तो गयासुद्दीन तुगलक ने की। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की, और लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा की गई है। तो सारे के सारे आपको याद रखना है सीक्वेंस से, और इनके संस्थापक एग्जाम में इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत की सबसे पुरानी घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता कप कौन सा है, जो लगभग 1890 के दशक में शुरू हुई था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि भैया ये कप किससे संबंधित है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि सबसे पुरानी प्रतियोगिता जो कि फुटबॉल से संबंधित है और 1890 में शुरू हुई थी, तो उसका नाम आपको याद रखना है दोस्तों, डूरंड कप। तो डूरंड कप हो गया, संतोष ट्रॉफी होगी, इन दोनों का संबंध किससे है, तो इन दोनों का संबंध फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी और डूरंड कप दोनों एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। अगला, वर्तमान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थित कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी। देखो कुरु महाजनपद की राजधानी, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुरु की राजधानी कहाँ थी, तो कुरु की राजधानी थी दोस्तों इंद्रप्रस्थ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंद्रप्रस्थ जो थी वो कुरु की राजधानी थी। देखो अब दो तीन चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक चीज तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो आपका उज्जैन था ना, या फिर उज्जैनी अपन कह सकते हैं, तो जो आपका उज्जैनी था, ये उज्जैनी की दो राजधानी थी। एक राजधानी तो आपका उज्जैन या अवंती में थी, अवंती जिसे अपन उज्जैन कहते हैं, और एक राजधानी थी दोस्तों महिष्मती। कहां पर थी, तो महिष्मती। तो जो आपका उज्जैनी या अवंती जो आपका महाजनपद था, इसकी दो राजधानी थी। एक आपको याद रखना है दोस्तों, जो मगध, मगध है ना, मगध महाजनपद, इसकी राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी थी दोस्तों राजगृह। कहाँ थी, राजगृह। एक आपको याद रखना है दोस्तों अशमक, तो अशमक की राजधानी कहाँ थी, तो अशमक की राजधानी थी पोटली। और एक आपको याद रखना है कंबोज, और कंबोज की राजधानी कहाँ पर थी, तो कंबोज की राजधानी थी दोस्तों हाटक। तो ये कुछ इंपोर्टेंट महाजनपद है जिसकी राजधानी आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची 2010 में शामिल या स्थान पाने वाला कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। जब हम आज हमारी 7वीं क्लास है, और जब से पहली क्लास हुई है ना, तब से मैंने आपको एक नृत्य का नाम बताया ही बताया है, और वो नृत्य आपका कालबेलिया। और कालबेलिया नृत्य के बारे में हर दिन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, कालबेलिया नृत्य का संबंध किस राज्य से, तो ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये आपका यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में सन 2010 में शामिल किया गया था। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कालबेलिया नृत्य 2025 के एग्जाम में भी पूछा गया, 2021 में जो आपका एमपी पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया, और 2023 के एग्जाम में भी पूछा गया। तो सारे बार इसको पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एक आपको याद रखना है, जो जितने भी शास्त्रीय नृत्य है ना दोस्तों, इनसे आपका क्वेश्चन बन रहा है। और एक कुछ लोक नृत्य, हर राज्य के इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है ना, वो आपको याद रखना है, क्योंकि वहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अक्टूबर 2025 तक भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि जो 22वां विधि आयोग है, इस 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इनका नाम है ऋतुराज अवस्थी। क्या नाम है, ऋतुराज अवस्थी। तो अक्टूबर 2025 तक 22वां विधि आयोग चल रहा था, और 22वें के बाद में दोस्तों आपका कौन सा आता है, 23वां। तो 23वां विधि आयोग जो है ना, ये 23वें विधि आयोग के आपको याद रखना है कौन अध्यक्ष है, तो दिनेश महेश्वरी। तो आपको याद रखना है कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है दिनेश महेश्वरी। क्या नाम है, तो दिनेश महेश्वरी इनका नाम है। ये इंपोर्टेंट हो जाता है। तो दिनेश महेश्वरी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष है, और 22वें के कौन थे, तो ऋतुराज अवस्थी थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा या त्यागपत्र किसे देते।
कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली चीज आपको याद रखना है दोस्तों कि अगर आपसे पूछे कि भाई लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र या इस्तीफा किसे देता है, तो ये अपना इस्तीफा देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र या इस्तीफा देगा तो किसको देगा, लोकसभा के अध्यक्ष को। क्वेश्चन राष्ट्रपति से बहुत ज्यादा बनता है कि भाई राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा किसे देता है, तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है दोस्तों किसको, तो उपराष्ट्रपति को। किसको देता है, तो उपराष्ट्रपति को देता है। और एक आपसे क्वेश्चन पूछेगा राज्यपाल का कि भाई जो राज्यपाल है ना ये अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र देता है दोस्तों राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति की नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन जाते हैं दोस्तों। ये जो लोकसभा का अध्यक्ष है ना ये बड़ा इंपोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपसे कभी भी पूछे कि संयुक्त बैठक जो होती है इस संयुक्त बैठक का अध्यक्ष कौन होता है या संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। संयुक्त बैठक को बुलाता तो कौन है, राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इंपोर्टेंट पद है एग्जाम के दृष्टि से। अगला, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में जल विभाजक के रूप में कौन सी पर्वतमाला कार्य करती है। आपने देखा होगा दोस्तों कि एक नदी निकली है जिसका नाम है नर्मदा नदी, और ये जो नर्मदा नदी है ना ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। और दोस्तों एक नदी है जो कि मध्य प्रदेश में सबसे दक्षिण में बहती है, और सबसे दक्षिण में बहने वाली उस नदी का नाम है ताप्ती नदी। और आपने जब मैप को ध्यान से देखा होगा तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में एक लंबी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, और इस पर्वत श्रृंखला का नाम है दोस्तों सतपुड़ा पर्वतमाला। तो याद रखना है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में जो जल विभाजक का कार्य कर रही है ना वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मानों में से एक वर्ष 2020 में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता। तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना दोस्तों वो किसको दिया गया, तो वो नीलमणि फुफन को दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है 2020 में 56वां ज्ञानपीठ किसे दिया गया, तो नीलमणि फुकन को दिया गया। असमिया के ये साहित्यकार है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब ठीक है सर ये तो 2020 का है, अब एग्जाम में 2020 का पूछ लिया तो अपन क्या करते हैं जो वर्तमान में मिला है ना दोस्तों, तो वर्तमान में आपको याद रखना है 60वें नंबर का ज्ञान पुरस्कार मिला है। कौन सा, तो 60वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, और ये मिला है दोस्तों तमिल भाषा के आर वेरामुथु को। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है आर वेरामुथु, जिनको कौन सा पुरस्कार मिला, तो 60वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और कौन सी भाषा से संबंधित है ये, तो तमिल भाषा से संबंधित है। इसमें 11 रुपए का नगद पुरस्कार, साथ में माँ सरस्वती वाग्देवी की कांस्य की प्रतिमा दिया जाता है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये 3 चीजें आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार में दी जाती है। ठीक है, तो आपको इंपोर्टेंट कौन सा याद रखना है, ये तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था ज्ञानपीठ का इसलिए अपन ने रख लिया, लेकिन आपको वर्तमान में 60वें नंबर का याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। अगला, दिल्ली का प्रसिद्ध लोटस टेम्पल किस स्थापत्य शैली में बना हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लोटस टेम्पल के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। पहली चीज तो आपसे पूछा है कि भाई ये कौन सी शैली में बना हुआ दोस्तों, तो इसकी शैली का नाम है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक्सप्रेनिस्ट शैली। कौन सी है, तो एक्सप्रेशनिस्ट शैली इसका नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, एक्सप्रेशनिस्ट शैली इसका नाम है। और ये जो लोटस टेम्पल है ना, सबसे अच्छी बात ये है कि सभी धर्मों के लिए बनाया गया है, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लिए खुला हुआ मंदिर है, सभी धर्मों के लिए बनाया गया, और एक्सप्रेशनिस्ट शैली में ये बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है सर, ये जानकारी तो हो गई। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको लेनी है। ये इस प्रकार से लोटस मंदिर आपको दिखाई देता है। लोटस मंदिर की शैली मैंने आपको बता दी है। इसमें आपसे पूछेगा कि जो इसके वास्तुकार है, इसके वास्तुकार का नाम क्या है दोस्तों, तो फरीबोर्ज सहबा इसके वास्तुकार का नाम है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, फरीबोर्ज सहबा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये लोटस टेम्पल है तो इसका जो लोटस है इसमें पंखुड़ियां कितनी है दोस्तों, तो इसमें टोटल 27 पंखुड़ियां हैं। अगर आपसे पूछे कि इसमें दरवाजे कितने हैं, तो इसमें दरवाजे 9 है दोस्तों। कितने दरवाजे, 9। और आपको इसके आसपास ये तालाब दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, उसके बाद में 4 5, उसके बाद में 6, उसके बाद में 7, उसके बाद में यहाँ पर 8, और ये आपका 9। तो इसमें तालाब कितने हैं, तो टोटल तालाबों की संख्या है 9। तो कभी भी क्वेश्चन पूछ ले कि भाई जो लोटस टेम्पल है इसमें कितने तालाब है, तो 8 तालाब है। दरवाजे कितनी है, तो 9 तालाब है और 9 ही क्या दरवाजे। लेकिन इसमें पंखुड़ियां कितनी है, तो ये पंखुड़ियां जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इनकी संख्या है टोटल 27।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। इसके आर्किटेक्चर कौन है, तो इनका नाम है फरीबोर्ज साहिबा, 27 पंखुड़िया, 9 दरवाजे, 9 तालाब, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ताप्ती नदी मुख्य रूप से किस दिशा में बहती है। मैं आपको दो नदियों के नाम बता रहा हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एक नदी जो कि आपकी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी, और एक मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट नदी है ताप्ती नदी। दोनों की दोनों ही नदियां किस दिशा में बहती है, तो दोनों की दोनों ही नदियां पश्चिमी दिशा में बहती है। और दोनों का समापन कहाँ होता है, तो खंबात की खाड़ी में होता है दोस्तों। दोनों का समापन कहाँ होता है, तो खंबात की खाड़ी में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा पश्चिम दिशा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मेघालय का पठार किस बड़े भौगोलिक रूप का विस्तार है। मैंने आपसे जब पढ़ाया था इंडियन ज्योग्राफी तो मैंने आपको बताया था कि जो मेघालय का पठार है ना दोस्तों, ये प्रायद्वीपीय भाग में आता है। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, इसी में मेघालय का पठार आता है। दोस्तों इस मेघालय के पठार के कुछ नाम आपको याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है गारो, एक आपको याद रखना है खासी, एक आपको याद रखना है जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, ये दोस्तों नाम है ना, ये तीनों के तीनों नाम पहाड़ियों के नाम भी है और ये तीनों के तीनों नाम जनजातियों के नाम भी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई गारो, खासी, जयंतिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो मेघालय में। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है, तो ये मेघालय में। दोनों नाम, तीनों नाम इंपोर्टेंट है और ये मेघालय का जो पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। अगला, वर्ष 2023 के सीजन के लिए पोली उम्रिगर पुरस्कार बीसीसीआई द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है जो कि किस भारतीय क्रिकेटर को मिला है। अब 2022-23 में क्वेश्चन पूछा गया पोली उम्रिगर पुरस्कार को, और ये किसको दिया गया था, तो ये शुभमन गिल को दिया गया था। मतलब क्वेश्चन से ये समझो कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए यार, कहाँ से क्वेश्चन उठाए गए। आपको टॉपिक समझते चलना है कि यार 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि यार पुलित्जर पुरस्कार से क्वेश्चन आ रहा है, तो अपन क्यों पुलित्जर पुरस्कार साथ में आप पढ़ लो कि भैया इससे 2-3 दिन का क्वेश्चन आ रहा है तो अपन पढ़ लेते। यार बीसीसीआई को जितने भी अवार्ड मिले या बीसीसीआई ने जितने भी अवार्ड दिए उनको अपन एक दिन में खत्म कर ले। तो जैसे जैसे आप रोज क्लास देख रहे हो ना, वैसे वैसे जो नया टॉपिक आ रहा है उसको खत्म करते चलो, ठीक है। अगला, भारतीय संगीत प्रदर्शन कलाओं के लिए किस प्राचीन ग्रंथ को मूल ग्रंथ या बाइबल की तरह माना जाता है। मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि प्रदर्शन कला की बात आओ या फिर आपसे पूछे शास्त्रीय नृत्य की बात आए, इन सब के लिए आपको एक ग्रंथ याद रखना है और इसका नाम है नाट्य शास्त्र। क्या नाम है, तो नाट्य शास्त्र आपको याद रखना है। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया, तो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया, और भरत मुनि के द्वारा लिखा गया इसी नाट्य शास्त्र को कहा जाता है दोस्तों पंचम वेद। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है और इसमें शास्त्रीय नृत्य, प्रदर्शन कला, संगीत, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है, इसीलिए इसको पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। अब आपका यहाँ पर एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर सामवेद जो है, सामवेद भी तो संगीत से संबंधित है। तो क्वेश्चन में संगीत का ही नहीं पूछा है, प्रदर्शन कलाओं का भी पूछा है। और प्रदर्शन कला कहाँ होती है, तो शास्त्रीय नृत्य जब आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि यार अलग अलग प्रदर्शन कलाएं होती है। त्रिभंग मुद्रा आपने पढ़ लिया, जल तत्व आपने पढ़ लिया, तो ये अलग अलग प्रदर्शन कला आपको नाट्य शास्त्र में देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, किस लेखक को शक्तिशाली पात्रात्मक उपन्यास द कलर पर्पल लिखने के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। अब देखो 3 दिन से पुलित्जर पुरस्कार का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और कौन सी बुक के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो द कलर पर्पल बुक किसकी है दोस्तों, तो ये आपका एलिस वॉकर की। क्या नाम है, तो एलिस वॉकर नामक व्यक्ति है जिनकी ये बुक है और इनको पुलित्जर पुरस्कार मिला है 1983 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा कौन सा पारंपरिक नृत्य किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, एक दो चीज मैं आपको बता देता हूं कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में जो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा पारंपरिक नृत्य किया जाता है उसका नाम है दोस्तों चाम। क्या नाम है, चाम। अब देखो यहाँ पर आप चाहते तो इनको क्या कर सकते थे, तो इनको ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते थे। कैसे, तो आप सभी को जानते हैं कि सत्रिया जो है दोस्तों ये असम में होता है, ठीक है। छऊ आपका 3 जगह होता है, तो इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम का नाम नहीं है। और बिहू भी कहाँ होता है, तो दोस्तों बिहू भी असम में होता है। तो बचा चाम ही एक नाम आपके सामने था, तो ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में होता है। एक चीज आपको याद रखना है दोस्तों कि सिक्किम हुआ या अरुणाचल प्रदेश हुआ, इन दोनों की जो सीमा है ना दोस्तों, ये टोटल 3 देशों के साथ लगती है। तो 3 देशों से सीमा बनाने वाले दोनों राज्य, ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, दोनों के दोनों ही राज्य 3 देशों के साथ में सीमा बनाते हैं, ठीक है। अगला, सामुदायिक विकास कार्यक्रम
भारत में किस वर्ष शुरू हुआ? अब दोस्तों ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ना, ये भारत की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे। अगर आपसे पूछे कि इसकी शुरुआत कब की गई, तो 2 अक्टूबर सन 1952 को महात्मा गांधी जी की जयंती पर इसकी शुरुआत की गई। तो 2 अक्टूबर सन 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप सभी जानते हो कि 1950 में संविधान लागू हुआ था और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे, कि जो कि 2 बार राष्ट्रपति बने थे। और दोस्तों ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ना, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। 1951 से 56 के दौरान प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी। और इसको याद रखना है, इसमें टोटल 55 सामुदायिक विकास परियोजना की शुरुआत की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, टोटल 55 सामुदायिक विकास परियोजना इसमें शुरू की गई थी। तो इसकी शुरुआत कब की गई? 1952 में। और अगर आपसे डेट पूछे तो 2 अक्टूबर को। कितनी? तो 2 अक्टूबर, जब गांधी जी की जयंती थी। अगला है, मध्यकालीन भारत में किस वंश ने टोकन मुद्रा या सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की थी? देखो दोस्तों, एक व्यक्ति था जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था? तो ये तुगलक वंश का शासक था जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कर दिया था दोस्तों? तो जो अब तक मुद्राएं चलती आ रही थी या सिक्के चलते आ रहे थे, तो वो सिक्के इसने बंद कर दिए और इसने एक सांकेतिक मुद्रा चला दी, मतलब टोकन जैसी मुद्रा इसने चला दी। अब सांकेतिक मुद्रा क्या हो गई दोस्तों? तो उस सांकेतिक मुद्रा की हर कोई कॉपी करने लग गया। मतलब जैसे अपन देखते हैं ना कि आजकल नकली नोट बहुत ज्यादा बनने लग गए, तो वैसे उसके टाइम पर नकली नोट या सांकेतिक मुद्रा जो इसने बनाई थी उसकी कॉपी बहुत ज्यादा होने लग गई। तो फिर बाद में इसको क्या करना पड़ा था? तो इस सांकेतिक मुद्रा को बंद करना पड़ा था। फिर इसको धातु के ही सिक्के चलाने पड़े थे। तो अगर आपसे पूछे कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने शुरू किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया और ये तुगलक वंश का शासक था। अगला, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? अब देखो, ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपसे पूछ लिया तो आपको बताना है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों ओम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओम जो है वो प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। अब ये फिजिक्स का क्वेश्चन है और प्रतिरोध से क्वेश्चन पूछा जाता है या मात्रक से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन देने जा रहे हैं या एग्जाम देने जा रहे हैं सॉरी, तो ये 7 मूल मात्रक आपको याद होने चाहिए। अगर आपसे पूछे लंबाई का मात्रक क्या है, तो मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। समय का मात्रक क्या है दोस्तों? तो सेकंड। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट एम्पियर है विद्युत धारा का मात्रक, याद रखना है। ताप का मात्रक क्या है? तो केल्विन, मोस्ट इंपोर्टेंट। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और पदार्थ की मात्रा क्या है? तो मोल है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है? तो मोल है, ये भी इंपोर्टेंट है। तो ये सारे के सारे मात्रक आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछे कि मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है, तो मूल मात्रक की संख्या आपका याद रखना है दोस्तों 7 होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समान प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक के एक श्रेणी क्रम प्रतिपद में परिपथ में यदि प्रतिरोधों की संख्या को दुगना कर दिया जाए तो परिपथ में कुल धारा की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों थोड़ा सा इनको ध्यान से समझना। मान लो क्या हो रहा है कि ये आपके घर में लाइट चल रही है, ठीक है, और ये लाइट इस प्रकार से एक लाइन से अपन ने 3-4 बल्ब श्रेणी क्रम में अपन ने जोड़ रखे, ठीक है, ये अपन ने क्या जोड़ रखे? तो 3-4 बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ रखे। अब 3-4 बल्ब लाइन से जमे आए। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि इसमें प्रतिरोध लगाया। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? तो विद्युत धारा की जो दिशा होती है ना उसमें रुकावट करना। तो विद्युत धारा में रुकावट को ही क्या कहा जाता है? प्रतिरोध। अब मैंने क्या किया, तो जो प्रतिरोध लगे हुए थे उनको क्या कर दिया? दुगना कर दिया। मतलब अगर यहाँ पर 100% की धारा बह रही थी और प्रतिरोध 1 गुना था, तो प्रतिरोध 1 गुना था तो क्या 100% धारा बह रही थी। लेकिन मैंने जैसे इस प्रतिरोध को दुगना किया, तो जैसे मैं प्रतिरोध दुगना करूंगा तो ये जो धारा थी ना ये कितनी हो जाएगी? 50%। मतलब प्रतिरोध दुगना करेंगे तो जो विद्युत धारा है वो विद्युत धारा कैसी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है। फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना उनको अपन एकदम से सारे कवर नहीं करेंगे, धीरे धीरे कोशिश से करेंगे कि अच्छे से कवर करें, क्योंकि एकदम से कवर करेंगे तो ना तो चीजें आपको समझ में आएगी और ना ही उनको लंबे समय तक आप याद रख पाओगे। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका का कौन सा वहां भाग है जो निर्धारित करता है कि तंत्रिका आवेग कितनी गति से आगे बढ़ रहा है? अब देखो दोस्तों, मैंने आपसे ये कहा था कि आपके शरीर में न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका होती है जो कि आपके शरीर से या आपके मस्तिष्क से जितने भी सिग्नल है वो पूरे शरीर में पहुंचाती है। तो दोस्तों ये जो
तंत्रिका है ना, ये तंत्रिका आवेग कितनी गति से आगे बढ़ रहा है, ये सिग्नल कितनी गति से चल रहा है, ये कौन तय करता है? तो याद रखना है दोस्तों, ये तय करता है माइलिन शीट। तो माइलिन शीट आपकी तंत्रिका कोशिका में पाई जाती है और ये सिग्नल कितनी गति से बढ़ रहे हैं ये चीज वो तय करती है। देखो यहाँ से देखो, जितने भी सिग्नल है ना, उन सिग्नल को प्राप्त करने का काम कौन करता है? तो प्राप्त करने का काम आपको ये जो यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, ये तो ये जो श्रृंखला है ये आपके सिग्नल को प्राप्त करती है और इसी को कहा जाता है डेंड्रोइड। क्या कहा जाता है? तो डेंड्रोइड कहा जाता है। डेंड्रोइड के बाद में दोस्तों ये जो सिग्नल है ना, यहाँ पर केंद्रक के पास में पहुंचते हैं और केंद्रक के पास में फिर आगे बढ़कर दोस्तों यहाँ पर एक संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये बीच में या फिर यहाँ पर अपन देख सकते हैं, तो ये पतली सी संरचना को कहा जाता है एक्सोन। तो ये एक्सोन क्या करता है? तो जो सिग्नल यहाँ से इसने प्राप्त किए उन सिग्नल को आगे बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है। क्या करता है? तो आगे बढ़ाता है। आगे बढ़ाने के बाद में आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ये उभरी हुई संरचना, तो इसे कहा जाता है माइलिन शीट। और ये माइलिन शीट क्या करती है? तो जितने भी सिग्नल आए उनकी गति चेक करती है। क्या करती है? तो उनकी गति चेक करती है, उनकी गति चेक करती है, ठीक है। और उसके बाद में आपके ये जो सिग्नल है ना, यहाँ से आपके बाहर निकल जाते हैं, यहाँ से आपके बाहर निकल जाते हैं और इस क्षेत्र जहां से ये बाहर निकलते हैं ना, उनको कहा जाता है सिनेप्स। क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है सिनेप्स। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। तो सिनेप्स से ये सिग्नल बाहर निकल जाते हैं और फिर इनको यहाँ पर आगे जाकर डेंड्रोइड मिल जाते हैं, तो ये डेंड्रोइड इनको ग्रहण कर लेते हैं, मतलब फिर यहाँ इसने सिग्नल निकाला तो अगली कोशिका का डेंड्रोइड इनको पकड़ लेता है। तो ये क्रिया पूरे शरीर में लगातार चलती रहती है, ठीक है। तो सिग्नल प्राप्त कौन कर रहा है? डेंड्रोइड कर रहा है। आगे कौन बढ़ा रहा है? एक्सोन बढ़ा रहा है। गति कौन तय कर रहा है? माइलिन शीट तय कर रही है। और बाहर कौन निकाल रहा है? तो सिनेप्स निकाल रहा है। ये चीज आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सोरेनसन द्वारा विकसित पीएच स्केल की सीमा क्या होती है? दोस्तों अगर आपसे पूछे ना कि जो पीएच स्केल है वो किसके द्वारा दी गई है, तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है सोरेनसन, और सोरेनसन ने क्या किया? तो पीएच स्केल की सीमाएं तय करी है। तो इन्होंने बताया कि पीएच स्केल जो होती है ना, उसमें 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं, ठीक है। कई बार मैंने आपको बताया 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं। देखो ये ऐसी होती है, इसमें कहाँ तक नंबर है? 14 तक। अब दोस्तों 1 से लेकर अगर आपसे पूछे तो 1 से लेकर 1 से लेकर जो 6 है, 1 से लेकर 6 तक जितने भी नंबर है ये कैसे होते हैं? तो ये अम्लीय होते हैं। मतलब 1 से लेकर 6 तक अगर नंबर आया तो वो पदार्थ कैसा होगा? अम्लीय होगा। अगर आपका 8 से लेकर 14 तक नंबर आया तो फिर वो पदार्थ कैसा होगा? तो वो क्षार होगा। और बीच में आपका जो 7 नंबर है ना, ये आया तो अगर कैसा होगा? आपका उदासीन होगा। तो अगर आपसे पूछे कि भाई पीएच स्केल में 1 से 6 तक जो पदार्थ है वो कैसे होंगे? अम्लीय होंगे। 8 से 14 तक कैसे होंगे? क्षार होंगे। और 7 का क्या होगा? तो 7 का उदासीन होगा। ये चीज आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका ऊपर दे भी रखा है कि भाई आपके शरीर में जो गैस्ट्रिक एसिड होता है उसका जो पीएच मान है वो 1 से 2 के बीच में होता है। लेमन जूस हो गया, टमाटो हो गया, एप्पल जूस हो गया, ब्लैक कॉफी हो गई, उसके बाद में मिल्क हो गया, ये सब के सब क्या होते हैं? तो ये सब के सब अम्लीय होते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जो सबसे शुद्ध पानी होता है ना, प्योर वाटर, ये प्योर वाटर क्या होता है दोस्तों? तो प्योर वाटर होता है आपका उदासीन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्योर वाटर क्या होता है? उदासीन। अंडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, हैंड सोप हो गया, ठीक है, अमोनियम सॉल्यूशन हो गया, ब्लीच हो गया, ये आपके एल्कलाइन हो गया, तो ये सब के सब क्या होते हैं? तो ये सब के सब क्षार होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। अगला, जब श्वेत प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो हवा के कणों के कारण कौन सा रंग सीधे मार्ग में सबसे अधिक विचलित या प्रकीर्णित होता है? अब देखो दोस्तों, यहाँ पर इसने एक और दिया गया, यहाँ पर के दिए गए विकल्प में से सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला चुने। मतलब अपने को क्या है, जितने विकल्प दिए है ना उसी के हिसाब से अपने को चुनना है। देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आंसर बिल्कुल सीधा है। यहाँ से आपको ये बताना है कि कौन सा रंग है जो सबसे ज्यादा विचलित हो रहा है या प्रकीर्णित हो रहा है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें ना, तो सबसे ज्यादा जो प्रकीर्णित रंग हो रहा है उसका नाम क्या है? तो नीला रंग है। अब देखो समझो, मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ। यहाँ से मैंने एक श्वेत प्रकाश भेजा है। अब दोस्तों ये जो श्वेत प्रकाश मैंने भेजा है ना, तो प्रिज्म में मैंने आपको बताया था कि ये जो जितना भी श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों में बढ़ जाता है। पहला रंग आपका हो गया रेड, दूसरा हो गया ऑरेंज, तीसरा हो गया येलो, चौथा हो गया ग्रीन, पांचवा ब्लू, उसके बाद में छठा इंडिगो और सातवां आपका कौन सा हो गया? वॉलेट। अब देखो
आप अगर देखोगे तो यहाँ से सफेद प्रकाश जा रहा है और ये पहले नंबर में आप देखो, पहले नंबर में कौन सा आ रहा है, लाल कलर आ रहा है। तो लाल कलर ज्यादा नहीं मुड़ रहा है, सीधा सीधा मुड़ रहा है। लेकिन आप देखोगे तो सबसे नीचे वाला जो बैगनी रंग है ना, ये सबसे ज्यादा मुड़ रहा है, मतलब बिल्कुल नीचे चला गया। देखो मैंने ये कहा कि ये आपका प्रिज्म है और मैंने आपका यहाँ से एक सफेद प्रकाश भेजा है, तो सफेद प्रकाश को जाना चाहिए था कुछ इस प्रकार से, क्योंकि सीधा निकलना चाहिए। तो इसमें देखोगे ना, तो जो ऊपर ऊपर लाल रंग है वो सीधा ही जा रहा है, क्योंकि लाल रंग जो है ना, इसका विचलन बहुत कम होता है। और जो आपका सबसे नीचे बैगनी रंग है ना दोस्तों, ये बैगनी रंग बिल्कुल नीचे मुड़ जाता है, तो इसका विचलन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो सबसे ज्यादा विचलन अगर आपसे पूछे तो सबसे ज्यादा विचलन कौन से रंग का होता है, तो बैगनी रंग का होता है, ये सबसे नीचे जो जा रहा है। उसके बाद में इंडिगो आता है, उसके बाद में ब्लू आता है। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में आपका बैगनी भी नहीं दे रखा है, इंडिगो भी नहीं दे रखा है, आपका ऑप्शन में दे रखा है कौन सा, नीला। तो फिर अपन किसको लगाएंगे, नीला। तो सबसे ज्यादा विचलन पूछे तो बैगनी रंग का होगा, और सबसे कम विचलन पूछे दोस्तों तो किसका होगा, लाल रंग का या रेड रंग का होगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। लेकिन अगर आपसे तरंगधैर्य पूछे कि भाई तरंगधैर्य सबसे ज्यादा किसका होगा, तो तरंगधैर्य आपको बताना है सबसे ज्यादा तरंगधैर्य लाल रंग का होगा, और सबसे कम तरंगधैर्य आपको बैगनी रंग का होगा। तो बैगनी रंग का तरंगधैर्य सबसे कम होगा। तो देखो तरंगधैर्य और विचलन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये चीज आपको याद रखनी है, ज्यादा चीजें आपको याद नहीं रखना। अगला, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन आंख की किस सतह पर होता है। देखो जब भी आपकी आंखों में कोई भी प्रकाश परिवर्तित करेगा, सॉरी जब भी आपकी आंखों में कोई भी प्रकाश अंदर जाएगा तो वो सबसे पहले किससे टकराएगा, तो सबसे पहले आपके आंख का भाग आता है, बाहरी भाग, जिसको अपन क्या कहते हैं, तो कॉर्निया। तो आंख में सबसे पहले जो प्रकाश पड़ता है या अंदर जाता है वो किस भाग से जाता है, तो कॉर्निया से जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। ये देखो आपकी आंख इस प्रकार से दिखाई देगी, और ये सबसे बाहरी भाग जो आपको दिखाई देता है ना, इसी को कहा जाता है कॉर्निया। क्या कहा जाता है, कॉर्निया। ये आपकी आंख में यहाँ पर दिखाई दे रहा है लेंस लगा हुआ है, ये आपकी आंख में क्या लगा हुआ है, लेंस लगा हुआ है। और सबसे पीछे दोस्तों आपको एक भाग दिखाई दे रहा है जिसका नाम है रेटिना। देखो ये पीले कलर में यहाँ पर रेटिना दिखाई दे रहा है। तो अगर आपसे पूछे ना कि जो आपकी आंख है, इस आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आपको बताना है दोस्तों प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। आंख का सबसे बाहरी भाग कौन सा है, कॉर्निया है दोस्तों, कॉर्निया है, और लेंस इसमें पाया जाता है। और ये आपकी सिलियरी मसल आपके यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी, जिसमें हमने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखा, उनसे संबंधित कुछ डिटेल को जाना है। तो आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आ रही होगी। डेली अगर आप क्लास से जुड़ोगे तो आपके बहुत सारे टॉपिक भी कवर हो जाएंगे, और आपको पता चलेगा कि कौन कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक है जो हमें पढ़ने हैं, अपने एग्जाम के लिए जरूरी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।